नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में एक थाना आता है, रोरावट थाना। इसी थाना इलाके में एक होटल है, रॉयल रेस्पाइट। इसी होटल में 5 मई की सुबह करीब 9 बजे एक जोड़ा आया और कुछ घंटों के लिए कमरा मांगा। करीब 25 साल का युवक था, उसके साथ एक लड़की थी। लड़की ने चुन्नी से अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसकी कद काठी देखकर लग रहा था कि वह अभी किशोर उम्र में ही है। होटल मैनेजर को पता था कि ऐसे जोड़े बिना ज्यादा सवाल जवाब के मोटी रकम दे देते हैं। युवक को भी मालूम था कि इस होटल में कुछ घंटों के लिए बिना पूछताछ के कमरा मिल जाता है। मैनेजर ने कमरे की चाबी थमाई और रूम नंबर 204 बताया। साथ ही कहा, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उस युवक ने जेब से निकालकर 2 आधार कार्ड की कॉपी उसे दे दी। मैनेजर ने हल्की से नजर कार्ड पर डाली, जिससे साफ हुआ कि युवक का नाम चंद्रभान और उसके साथ आई लड़की का नाम जूही था। जिसके बाद युवक ने दरवाजे का ताला खोलकर पहले साथ आई युवती को अंदर किया। फिर पीछे से खुद उसने कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ा टाइम साथ में बिताने के कुछ देर बाद युवक ने दिल्ली में रहने वाले अपने एक दोस्त को फोन लगाया। उस दोस्त से युवक की क्या बात हुई ये तो साफ नहीं हुआ, लेकिन चंद्रभान का फोन सुनकर दिल्ली में बैठा दोस्त डर गया। उसने तुरंत अलीगढ़ में रहने वाले एक दूसरे कॉमन फ्रेंड को फोन लगाकर पूरी बात बताते हुए तुरंत होटल पहुंचकर चंद्रभान से मिलने को कहा। चंद्रभान और जूही गलत कदम उठाने वाले थे। यह जानकर उनका दोस्त दौड़ते हुए होटल पहुंचा और कमरे नंबर 204 का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन अंदर से न तो कोई जवाब आया और न ही दरवाजा खोला गया। यह देखकर होटल का स्टाफ में हड़कंप मच गया। अंदर जाकर देखा तो चंद्रभान का शव जमीन पर था, जबकि जूही का शव बेड पर पड़ा था। होटल के कमरे की जांच में पुलिस को कुछ सुराग मिले। कमरे के अंदर जहर की एक शीशी पड़ी मिली, जिससे अंदाजा लगाया गया कि इसे पहले से ही खरीद कर लाया गया था। जब पुलिस ने होटल स्टाफ से बात की तो पता चला कमरा नंबर 204 पहले ही बुक हो चुका था। मरने वाले लड़का लड़की सुबह 8:40 पर आए थे। होटल स्टाफ को शाम करीब 6 बजे पता चला, जब मृतक चंद्रभान का एक दोस्त होटल पर आया। उन्होंने पहले रजिस्टर देखा, फिर कमरा खुलवाने को कहा। होटल के स्टाफ ने करीब आधा घंटे तक दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नहीं खुलने पर होटल मालिक को फोन पर सूचना दी। मालिक ने मास्टर चाबी से कमरा खोलने के लिए कहा। जब मास्टर चाबी से कमरा खोला तो लड़का जमीन और लड़की बेड पर मृत हालत में पड़ी थी। दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। पूरे कमरे में बदबू फैल रही थी। लड़की के आधार कार्ड में उसका नाम मुस्कान और जन्म तिथि 2002 लिखी थी। आधार कार्ड के अनुसार वह बालिग थी, इसीलिए उसको कमरा दिया गया था। उसके साथ आए चंद्रभान के आधार कार्ड में जन्म तिथि साल 2000 लिखी थी। दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बताया था। कहा था कि हम दोनों सिर्फ मुलाकात करेंगे और कुछ देर बाद चले जाएंगे। बाद में होटल स्टाफ को पता चला कि लड़की नाबालिग थी और आधार कार्ड भी उसका नहीं था। लगता है दोनों ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अगर जिंदगी में साथ नहीं रह पाए तो मौत में साथ रहेंगे। ये सोच कितनी गलत थी, इसका एहसास करने की समझ शायद उस उम्र में उनमें नहीं थी। पुलिस के आने के थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। तब तक खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। चंद्रभान के पिता प्रमोद कुमार रोते हुए कह रहे थे कि हमने समझाया, रोका, लेकिन माने नहीं। लड़की के परिवार वाले सदमे में थे। एक बेटी जो सुबह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर निकली थी, वह शाम को होटल के बिस्तर पर मृत पड़ी थी। पुलिस ने प्राथमिक जांच की। फर्जी आईडी का पता चला। दोनों के फोन जब्त किए गए। चैट हिस्ट्री देखकर सब साफ हो गया कि यह आत्महत्या थी, कोई हत्या नहीं। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया। परिजनों ने अलग अलग उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस की पूछताछ में इस पूरे मामले की कहानी धीरे धीरे सामने आई। मेन रोड पर बाईपास के पास बने एक निजी स्कूल में 26 साल का चंद्रभान टीचर था। वह स्वभाव से काफी सीधा साधा युवक था। स्कूल में वह 12वीं तक के लड़के लड़कियों को मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ाता था। खुद पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ चंद्रभान पढ़ाने में भी काफी अच्छा था।
इसी वजह से थोड़े ही समय में स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्स उसके फैन हो गए थे। संयोग से चंद्रभान के उसी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की जूही भी थी। वह मासूम सी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। जूही शहर के उसी मोहल्ले में रहती थी जहां चंद्रभान का घर था। दोनों के घरों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए स्कूल में एक दूसरे को जानने से पहले ही वे मोहल्ले में एक दूसरे को पहचानते थे। जूही के पिता से भी चंद्रभान की अच्छी बनती थी। उनकी नज़र में चंद्रभान एक काबिल और शरीफ लड़का था। जूही भी पढ़ने लिखने में तेज थी, लेकिन मैथमेटिक्स में उसका ज्यादा मन नहीं लगता था। 8वीं की परीक्षा में गणित में कम नंबर आए तो उसके पिता ने चंद्रभान से बात की और जूही को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसे राजी कर लिया। इसके बाद करीब 6 महीने पहले से चंद्रभान शाम के समय जूही के घर आकर उसे ट्यूशन पढ़ाने लगा। जूही के मन में वैसे तो ऐसा कोई सपना नहीं था, लेकिन संयोग से उसकी ही क्लास की एक सहेली के अचानक अपने रिश्ते के एक युवक से प्रेम संबंध बन गए। कच्ची उम्र में लड़कियों को अपने प्यार की बातें स्कूल में सहेलियों को सुनाने में अजीब सा सुख मिलता है। इसी वजह से जूही की वह सहेली जब भी अपने प्रेमी से मिलती तो अगले दिन स्कूल में मिर्च मसाला लगाकर उसके साथ बिताए पलों की बातें जूही को सुनाने लगती। स्कूल में पढ़ाते समय चंद्रभान का ध्यान विषय के साथ साथ सभी बच्चों पर रहता था, लेकिन ट्यूशन के वक्त वहां जूही के अलावा कोई और नहीं होता था। ऐसे में जब चंद्रभान ने उसे पहली बार ध्यान से देखा तो उसके मन में पढ़ाने से आगे भी कुछ चलने लगा। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते दोनों के बीच पढ़ाई से हटकर कुछ और चलने लगा। इसी बीच चंद्रभान ने देखा कि जूही के घर में उसे ऐसे मौके कम मिलते हैं, इसलिए उसने जूही के पिता से बात करके कोचिंग के बहाने जूही को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। वहां दोनों को खुलकर मिलने का मौका मिलने लगा। शुरुआत में चंद्रभान ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह जूही को हमेशा के लिए अपना बनाए रखेगा, लेकिन कुछ समय बाद जूही का अल्हड़ प्यार उसे अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे वह सच में उससे प्यार करने लगा। यहाँ तक कि उसने जूही से शादी करने तक की बात सोच ली। उधर जूही तो पहले से ही हमेशा के लिए अपने सर के साथ रहने का सपना देख रही थी। जब दोनों को एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल लगने लगा तो कोचिंग के बाद रात में छुप छुप कर फोन पर बातें करने लगे, लेकिन यह सब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सका। करीब 6 महीने बीतते बीतते जूही की मां को शक हो गया। एक दिन जब जूही नहाने गई तो उसकी मां ने उसका मोबाइल चेक किया। मोबाइल में चंद्रभान के साथ जूही की फोटो थी और चंद्रभान की तरफ से भेजे गए गलत मैसेज और फोटो भी मिले। यह सब देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपने पति को बताया। इसके बाद जूही की चंद्रभान से कोचिंग बंद करा दी गई। माता पिता ने चंद्रभान के घर जाकर शिकायत की। चंद्रभान के पिता को भी इस बारे में पता चल गया। दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। पिता ने अपने बेटे को समझाया कि लड़की नाबालिग है और उसकी उम्र उससे मेल नहीं खाती, लेकिन चंद्रभान का कहना था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उम्र सिर्फ एक नंबर है। उधर जूही के माता पिता ने भी उसे डांटा, समझाया और रोका, लेकिन न चंद्रभान माना और न ही जूही पीछे हटने को तैयार हुई। अब वे खुलकर मिल नहीं सकते थे। घर वालों ने अगले साल जूही का स्कूल बदलने का फैसला भी कर लिया था। इसके बावजूद दोनों नहीं माने और छुप छुप कर बाहर मिलने लगे। इतना ही नहीं, चंद्रभान ने जूही का फर्जी नाम से फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लिया। उसी के सहारे वह जूही को लेकर होटलों में जाने लगा। वहां कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट जाते थे। कुछ दिनों बाद घर वालों को जूही के स्कूल से बार बार गायब रहने की खबर भी मिलने लगी। इस पर उस पर निगरानी और कड़ी कर दी गई, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। यह एक खतरनाक खेल बन चुका था। एक तरफ समाज और कानून का डर था तो दूसरी तरफ भावनाओं का तूफान। दोनों ऐसी दुविधा में फंस चुके थे जहां उन्हें हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। जूही की उम्र कम थी, इसलिए चंद्रभान न तो उसे लेकर भाग सकता था और न ही उसके बालिग होने तक इंतजार कर सकता था। दोनों यह बात समझ चुके थे कि घर वाले उन्हें कभी एक नहीं होने देंगे। शायद इसी सोच ने उन्हें एक साथ जान देने के फैसले तक पहुंचा दिया। घटना वाले दिन जूही अपने छोटे भाई के साथ स्कूल जाने का नाटक करके घर से निकली, लेकिन वह स्कूल नहीं गई। वह सीधे चंद्रभान से मिलने चली गई। दोनों ने पहले से सब तय कर रखा था। चंद्रभान उसे लेकर सीधे होटल रॉयल रेस्पाइट पहुंचा। इससे पहले भी वे कई बार यहां कमरा लेकर कुछ समय साथ बिता चुके थे। होटल के कमरे में दोनों ने पहले एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। दूसरी तरफ दोनों कमरे में पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद हो गया।
सुबह 11 बजे के आसपास छात्रा की मां के फोन पर उसके स्कूल की किसी सहेली का फोन आया और उसके जरिए पता चला कि वह आज स्कूल ही नहीं पहुंची। मां का माथा ठनका और वह छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। उनकी बेटी घर पर भी नहीं थी। ठीक आधे घंटे बाद चंद्रभान ने दिल्ली में रहने वाले अपने दोस्त को फोन कर अपने फैसले के बारे में बताया। दोस्त ने जितनी कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश की कि वे ऐसा न करें, लेकिन इस बेमेल और गलत रिश्ते में फंसे दोनों किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुए और आखिरकार सब खत्म कर दिया। प्यार के नाम पर उठाया गया यह कदम न तो हिम्मत था और न ही जीत, बल्कि जिंदगी से भागने का रास्ता था। एक तरफ एक नाबालिग बच्ची की टूटी हुई दुनिया थी और दूसरी तरफ एक समझदार उम्र का इंसान जिसे सही और गलत की पहचान होनी चाहिए थी। इस घटना ने दो घरों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। माँ बाप अपने बच्चों की लाशें लेकर रह गए और शहर एक बार फिर यह सवाल पूछता रह गया कि आखिर ऐसी गलतियों की कीमत इतनी बड़ी क्यों होती है। अगर वक्त रहते समझदारी दिखाई जाती तो शायद आज जूही जिंदा होती और चंद्रभान जेल की सलाखों या मौत की जगह अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकता था। लेकिन जब भावनाएं अक्ल पर भारी पड़ जाती हैं, तब न उम्र दिखती है, न कानून और न ही अपने अपनों का दर्द। एक गलत कदम सिर्फ दो जिंदगियां नहीं, बल्कि कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लेता है। और आज की दूसरी कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के हरिनगर कॉलोनी की रहने वाली 21 साल की नेहा मिश्रा मुंबई में रहकर मॉडलिंग कर रही थी। वह कई छोटी मोटी एड फिल्मों में काम कर चुकी थी और बॉलीवुड में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। घर वालों को बिना बताए नेहा ने करीब 5 से 6 महीने पहले दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी प्रिंस तेवतिया से एक मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद नेहा को यह बात घर में बतानी ही पड़ी। बेटी के फैसले से प्रदीप मिश्रा को दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि जब बेटी ने अपनी मर्जी से प्रिंस को चुना है तो उसकी खुशी के लिए वे उसकी पसंद को मान लेते हैं। इसके बाद प्रिंस तेवतिया का भी नेहा के घर आना जाना शुरू हो गया। करीब 3 महीने पहले नेहा की तबीयत खराब हो गई थी तो वह मुंबई से अपने पिता के पास दिल्ली आ गई थी। उससे मिलने के लिए प्रिंस वहां आता जाता रहता था। 16 अप्रैल 2015 को भी वह नेहा के घर आया था और पिछले 2 दिनों से वहीं रुका हुआ था। 17 से 18 अप्रैल की रात नेहा और प्रिंस एक ही कमरे में सो रहे थे, जबकि नेहा के माता पिता और भाई बहन दूसरे कमरे में थे। आधी रात के बाद अचानक एक तेज आवाज हुई, जिससे प्रदीप मिश्रा की नींद खुल गई। आवाज गोली चलने जैसी थी। उन्होंने तुरंत पत्नी रोमा को भी जगा दिया। आवाज उनकी बेटी नेहा के कमरे से आई थी। यह सोचकर उनकी घबराहट और बढ़ गई। दोनों पति पत्नी बेटी के कमरे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। नेहा का पति प्रिंस घबराया हुआ बाहर निकला। इससे पहले कि प्रदीप मिश्रा उससे कमरे से आई गोली जैसी आवाज के बारे में कुछ पूछ पाते, प्रिंस ने खुद बता दिया कि नेहा को गोली लग गई है। यह सुनते ही प्रदीप मिश्रा और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। दोनों तेजी से बेटी के कमरे में पहुंचे। वहां नेहा बेड पर पड़ी थी और उसके पेट के निचले हिस्से से खून बह रहा था। रोमा मिश्रा ने बेटी को हिलाकर देखा, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। यह देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। बेटी की हालत गंभीर देखकर प्रदीप मिश्रा तुरंत ऑटो रिक्शा बुलाने के लिए बाहर भागे ताकि नेहा को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा सके। इसी बीच प्रिंस घायल नेहा को अपनी बाहों में उठाकर चौथी मंजिल से नीचे ले आया। रोमा के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी जाग गए थे। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर गली में जमा हो गए। सब आपस में कानाफूसी कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पति ने नेहा को गोली क्यों मारी। कुछ ही देर में प्रदीप मिश्रा एक ऑटो रिक्शा बुला लाए। वे और उनकी पत्नी ऑटो में बैठे और बेटी को गोद में लिटा लिया। फिर वे उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर लेकर चल पड़े। प्रिंस तेवतिया ने उनसे कहा कि वह अपनी कार से ट्रॉमा सेंटर पहुंच रहा है। नेहा के पेट से लगातार खून बह रहा था। खून रोकने के लिए प्रदीप ने उसके घाव पर कपड़ा रख दिया था। ऑटो में बैठाने के बाद प्रिंस अस्पताल नहीं गया, बल्कि वहां से फरार हो गया। उधर प्रदीप मिश्रा जब घायल बेटी को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो डॉक्टरों को यह मामला पुलिस का लगा। इसलिए अस्पताल प्रशासन ने वहीं मौजूद पुलिस चौकी को इसकी सूचना दे दी। यह मामला दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सनलाइट थाना क्षेत्र का था, इसलिए पुलिस चौकी से सूचना सीधे थाने भेज दी गई। थाने को खबर मिलते ही एसआई शैलेंद्र सिंह कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को साथ लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। वहां डॉक्टर नेहा के इलाज में लगे हुए थे। नेहा मिश्रा की हालत काफी नाजुक थी और वह बयान देने की हालत में नहीं थी।
उस वक्त उसके पिता प्रदीप मिश्रा वहीं मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके दामाद ने ही नेहा को गोली मारी है और गोली मारने के बाद वह फरार हो गया। एसआई शैलेंद्र सिंह ने सारी जानकारी थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल को दे दी। इसके बाद थाना प्रभारी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। वहां नेहा की छोटी बहन और भाई मौजूद थे। जिस कमरे में नेहा को गोली मारी गई थी, उस कमरे को उन्होंने बाहर से बंद करवा दिया ताकि कोई अंदर न जा सके और कोई सबूत नष्ट न हो। इसके साथ ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी सूचना देकर मौके पर बुला लिया गया। टीम ने मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा किए। पुलिस को घटनास्थल से कारतूस के 2 खोखे भी मिले। जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद थाना प्रभारी एक पुलिसकर्मी को मौके पर छोड़कर खुद नेहा का बयान लेने के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर चले गए। अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने थाना प्रभारी को बताया कि गोली नेहा के पेट के निचले हिस्से में लगी है। काफी खून बह चुका है और गोली अभी भी शरीर के अंदर है। हालत सुधरने के बाद ही वह बयान दे पाएगी। नेहा के पिता प्रदीप मिश्रा ने थाना प्रभारी को फिर से बताया कि नेहा को गोली उसके पति प्रिंस तेवतिया ने ही मारी है और वह वारदात के बाद फरार हो गया। उन्होंने प्रिंस का पता भी पुलिस को दे दिया। थाने लौटकर थाना प्रभारी ने प्रदीप मिश्रा की शिकायत पर प्रिंस तेवतिया के खिलाफ जान से मारने की नीयत से गोली मारने का केस दर्ज कर लिया। अगली सुबह जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मॉडल को पति द्वारा गोली मारे जाने की खबर प्रमुखता से चली, तो जिले के पुलिस अधिकारी भी सक्रिय हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा ने थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल के साथ एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम की जिम्मेदारी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एसीपी अनिल यादव को दी गई। प्रिंस को पकड़ने का दबाव पुलिस पर लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस सबसे पहले दक्षिणपुरी की गली नंबर 10 में प्रिंस के पुराने घर पहुंची, लेकिन वहां प्रिंस नहीं मिला। उस घर में रमेश नाम का आदमी रह रहा था। उसने पुलिस को बताया कि यह मकान प्रिंस के पिता श्यामलाल तेवतिया ने करीब 5 से 6 साल पहले बेच दिया था। मकान बेचने के बाद वे कहां गए, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। प्रिंस ने नेहा को यही बताया था कि वह दक्षिणपुरी की गली नंबर 10 में मकान नंबर 217 में रहता है, जबकि उसके पिता वह मकान कई साल पहले ही बेच चुके थे। आखिर प्रिंस ने अपनी पत्नी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, यह बात पुलिस को भी समझ नहीं आ रही थी। पुलिस के पास प्रिंस तेवतिया की फोटो थी। उसी फोटो को दिखाकर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस को हैरान करने वाली बातें पता चलीं। पुलिस को मालूम हुआ कि प्रिंस रियल एस्टेट का काम करता है और उसका आपराधिक स्वभाव है। उसके खिलाफ दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने में पहले से कई मामले दर्ज थे। साल 2010 में प्रिंस ने एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वजह बस इतनी थी कि उस आदमी की प्रिंस के पिता श्यामलाल से कहासुनी हो गई थी और उसने गुस्से में श्यामलाल को थप्पड़ मार दिया था। उस थप्पड़ का बदला उसने जान लेकर लिया। इस हत्या के मामले में प्रिंस जेल भी गया। 2014 में जेल से बाहर आने के बाद वह आया नगर के रहने वाले बदमाश रोहित चौधरी के संपर्क में आ गया और उसके साथ मिलकर अपराध करने लगा। रोहित थाना महरौली में दर्ज एक हत्या के मामले में फरार था। धीरे धीरे प्रिंस बदमाशों के बीच शूटर के नाम से पहचाना जाने लगा। वह अपने पास अक्सर पिस्टल रखा करता था। बताया जाता है कि प्रिंस का स्वभाव काफी गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर वह अपना आपा खो देता था। इसी साल की बात है, एक बार वह अपनी कार से कहीं जा रहा था। उसने सामने चल रही कार वाले को हॉर्न भी दिया, लेकिन उसने साइड नहीं दी। थोड़ी देर बाद प्रिंस ने ओवरटेक किया और गुस्से में उस कार वाले पर गोली चला दी। किस्मत से गोली उसे नहीं लगी। इस घटना की रिपोर्ट अंबेडकर नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि प्रिंस तेवतिया का फेसबुक पर अकाउंट है। जब पुलिस ने उसका फेसबुक खंगाला तो सामने आया कि उसकी जितेश नाम के एक व्यक्ति से अच्छी दोस्ती है। जितेश भी आपराधिक किस्म का इंसान था और वह स्नैचिंग और लूटपाट जैसी वारदातों में शामिल रहा है। बताया जाता है कि अपने मामलों की पेशी के चलते जितेश का अक्सर साकेत कोर्ट आना जाना रहता था। वहीं उसकी पहचान एक वकील की असिस्टेंट शालिनी से हो गई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। जब इस दोस्ती की भनक जितेश की पत्नी को लगी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने पति को समझाया कि वह शालिनी से न मिले, लेकिन जितेश ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन वह अपने पति को साथ लेकर शालिनी के घर पहुंच गई। वहां कहासुनी हुई, गाली गलौज तक बात पहुंच गई और हाथापाई भी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि जितेश ने हवाई फायर भी कर दिया। इस घटना को लेकर जितेश और उसके साथियों के खिलाफ थाना अंबेडकर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसी जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि मार्च 2015 में प्रिंस ने मालवीय नगर इलाके में भी
किसी को गोली मारी थी। उस घटना के बाद से वह अपने दोस्त जितेश के साथ ही कहीं छिपकर रह रहा था। प्रिंस ने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा था, इसलिए पुलिस को यह पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ है। काफी कोशिशों के बाद पुलिस को जितेश का मोबाइल नंबर मिल गया। जब उस नंबर की लोकेशन निकाली गई तो पता चला कि वह रोहिणी सेक्टर 7 में कहीं मौजूद है। पुलिस टीम तुरंत रोहिणी सेक्टर 7 पहुंच गई। सर्विलांस टीम की मदद से जांच करते करते पुलिस एक फ्लैट तक पहुंची। उस फ्लैट में दो लड़के मिले। पुलिस के पास सिर्फ प्रिंस की फोटो थी। उस फोटो को देखकर साफ हो गया कि सामने मौजूद दोनों लड़कों में से कोई भी प्रिंस नहीं है। जितेश को पुलिस पहचान नहीं पाई थी, इसलिए यह जानने के लिए कि कहीं उनमें से कोई जितेश तो नहीं है, दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन दोनों ही जितेश नहीं निकले। जब पुलिस ने उन लड़कों को प्रिंस तेवतिया की फोटो दिखाई तो उन्होंने तुरंत बताया कि यह लड़का एक लड़की के साथ इसी ब्लॉक में अक्सर दिखाई देता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास एक मारुति रिट्ज कार भी है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस को थोड़ी राहत मिली। जितेश के फोन की लोकेशन और उन दोनों लड़कों से मिली जानकारी के बाद पुलिस को इतना तो पक्का हो गया था कि प्रिंस रोहिणी सेक्टर 7 के जी ब्लॉक में ही कहीं छिपा हुआ है। उन लड़कों से पुलिस को मारुति रिट्ज कार का नंबर भी मिल गया था, जिससे ये लोग आना जाना करते थे। पुलिस सादे कपड़ों में थी। टीम के लोग जी ब्लॉक की अलग अलग गलियों में खड़े होकर उसी रिट्ज कार नंबर DL 3C4302 के आने का इंतजार करने लगे। शाम के वक्त हेड कांस्टेबल विनोद ने उस नंबर की कार को एक गली में आते देखा। उसने तुरंत फोन करके दूसरी गली में खड़े थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल को इसकी खबर दे दी। हेड कांस्टेबल विनोद कार के पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर जाकर वह कार फ्लैट नंबर G20/30 के पास रुक गई। कार से दो युवक और एक युवती उतरे और सीधे उस फ्लैट के अंदर चले गए। कुछ ही देर में पूरी पुलिस टीम फ्लैट के पास पहुंच गई। टीम ने फ्लैट में दबिश दी तो वहां से दो युवक और एक युवती मिले। पूछताछ में युवकों ने अपने नाम प्रिंस तेवतिया और जितेश बताया। उनके साथ मिली युवती जितेश की पत्नी थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आई। यह 20 अप्रैल 2015 की घटना थी। चूंकि जितेश और उसकी पत्नी थाना अंबेडकर नगर के एक मामले में वांछित थे, इसलिए उनकी हिरासत की जानकारी अंबेडकर नगर थाने को दी गई। वहां की पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके उन्हें अपने साथ ले गई। थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल ने ACP अनिल यादव की मौजूदगी में प्रिंस तेवतिया से मॉडल नेहा मिश्रा को गोली मारने के मामले में पूछताछ की। इसी पूछताछ में इस घटना के पीछे की एक दिलचस्प कहानी सामने आई। नेहा मिश्रा प्रदीप मिश्रा की बड़ी बेटी थी। प्रदीप मिश्रा हरिनगर सनलाइट कॉलोनी दक्षिण पूर्वी दिल्ली में रहते थे। नेहा के अलावा उनके एक बेटा और एक छोटी बेटी भी थी। प्रदीप मिश्रा मूल रूप से उड़ीसा के भद्रक जिले के गांव उलग के रहने वाले थे। काम की तलाश में वे काफी पहले दिल्ली आए थे। शुरू में हलवाई का काम किया, फिर धीरे धीरे कैटरिंग के धंधे में लग गए और काम जम गया। जब हालात ठीक हो गए तो उन्होंने अपनी पत्नी रोमा को भी दिल्ली बुला लिया। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और एक बेटा। बड़ी बेटी नेहा जितनी खूबसूरत थी, पढ़ाई में भी उतनी ही तेज थी। नेहा को फिल्में और टीवी देखने का बहुत शौक था। वह फिल्मों या टीवी सीरियल में काम करने का सपना देखने लगी, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। उसके रिश्तेदारों या परिचितों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे उसके सपने पूरे करने में मदद कर सके। नेहा को अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, मॉडलिंग। उसे पता था कि कई हीरोइनें मॉडलिंग करके ही बॉलीवुड में पहुंची हैं। इसलिए 12वीं पास करने के बाद उसने घर वालों को अपने मन की बात बताई। जब घर वालों ने हाँ कर दी तो वह अपनी एक जानकार के साथ दिल्ली की मॉडलिंग एजेंसी चली गई। दिल्ली में मॉडलिंग के दौरान उसकी मुलाकात अर्पित नाम के एक प्रोड्यूसर से हुई। अर्पित मुंबई में काम करता था और कभी-कभी दिल्ली भी आता रहता था। उसके मुंबई में एक स्टूडियो भी था। नेहा का फोटोजेनिक चेहरा देखकर अर्पित बहुत खुश हुआ। उसने नेहा को अपनी मुंहबोली बहन बना लिया। अर्पित ने कहा कि तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की मुंबई में बहुत जरूरत है। कोशिश करोगी तो वहां कहीं ना कहीं तुम्हें काम जरूर मिलेगा। नेहा भी यही चाहती थी। अर्पित की बात मानकर वह मुंबई के लिए निकल पड़ी। मुंबई में अर्पित ने नेहा का पोर्टफोलियो तैयार किया। इसके बाद उसने ये पोर्टफोलियो कई म्यूजिक और एड वाली कंपनियों को भेजे। इसका नतीजा ये हुआ कि नेहा को एक एड कंपनी में काम करने का मौका मिल गया। वह कंपनी सूरत की कई साड़ी वाली कंपनियों के एड बनाती थी। नेहा को पहली बार किसी असली विज्ञापन में काम करने का मौका मिला था, इसलिए उसने पूरे मन से काम किया। इसके बाद उसे 1-2 और एड फिल्में भी मिली और उसने कई रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया।
अब नेहा बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि अगर काम ऐसे ही मिलता रहा तो जल्दी ही सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का उसका सपना पूरा हो जाएगा। अर्पित भी उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा था। वह उसे एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन के किसी अच्छे सीरियल में रोल दिलाने की कोशिश कर रहा था। अर्पित ने नेहा का करियर बनाने में पूरा ध्यान दिया था, इसलिए नेहा उसे अपने सगे भाई से भी ज्यादा अहमियत देती थी। बीच बीच में वह दिल्ली भी आती रहती थी। दिल्ली आकर वह अपने पुराने दोस्तों से मिलती और उनके साथ खूब हंसी ठिठोली करती। इसी दौरान अपनी एक दोस्त के जरिए उसकी मुलाकात प्रिंस तेवतिया नाम के एक लड़के से हुई। प्रिंस के पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नीलोखेड़ा गांव के रहने वाले थे। वे दिल्ली विकास प्राधिकरण में नौकरी करते थे। प्रिंस के अलावा उनके एक बेटा और एक बेटी भी थे। 22 साल का प्रिंस भी हैंडसम था। वह प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के धंधे में लगा था और इस काम से उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, जिससे वह आराम से रहता था। इसके अलावा प्रिंस की आदतें थोड़ी खतरनाक थीं। उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट जैसे कई केस चल रहे थे। गुस्सैल स्वभाव का प्रिंस अक्सर अपने साथ रिवॉल्वर रखता था और छोटी सी बात पर गोली चला देता था। इसलिए उसके दोस्तों के बीच उसे शूटर के नाम से जाना जाता था। नेहा प्रिंस से मिलकर बहुत प्रभावित हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को फोन नंबर दे दिए। जब भी मौका मिलता वे फोन पर बातें करते रहते। बातों ही बातों में उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। नेहा जब भी मुंबई से दिल्ली आती प्रिंस के साथ कार में घूमती फिरती थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और दिल से एक दूसरे को चाहने लगे। प्रिंस के तरफ प्यार के कदम बढ़ाने से पहले नेहा उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी नजर में प्रिंस एक शरीफ और होनहार लड़का था, इसलिए उसने अपना दिल उसी के हवाले कर दिया। कुछ दिनों तक उनका प्यार ऐसे ही चलता रहा। दोनों ही शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली। यह बात करीब 5 से 6 महीने पहले की है। नेहा मॉडलिंग के काम से जुड़ी थी। उसने प्रिंस से कह दिया था कि शादी वाली बात बाहर न फैलाई जाए, ताकि उसके काम पर कोई फर्क न पड़े। प्रिंस ने पत्नी की बात मानते हुए शादी की बात अपने घर वालों के अलावा किसी को नहीं बताई। नेहा का सपना हिंदी फिल्मों में जगह बनाना था, इसलिए शादी के बाद वह अक्सर मुंबई में ही रहती थी। जल्दी जल्दी दिल्ली आना उसके लिए मुमकिन नहीं था। प्रिंस के सामने अब एक ही रास्ता था कि वह खुद भी मुंबई चला जाए, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि दिल्ली में उसका कारोबार जमा जमाया था। पत्नी के मुंबई रहने पर वह उससे मिलने के लिए बेचैन रहता था। करीब 3 महीने पहले नेहा की तबीयत खराब हो गई तो वह अपने पिता के पास दिल्ली आ गई। इसी दौरान उसने अपनी मां को बता दिया कि उसने दिल्ली के प्रिंस तेवतिया से शादी कर ली है। यह सुनकर रोमा चौंक गईं। उन्होंने यह बात पति को बताई तो उन्हें भी झटका लगा। जवान बेटी पर नाराज होने के बजाय उन्होंने बस इतना कहा कि शादी से पहले कम से कम प्रिंस के बारे में बता देती तो वे जांच कर उसे सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से शादी करवा देते। नेहा बस मुंह लटकाए बैठी रहीं और कुछ नहीं बोली। खैर, जो होना था हो चुका था, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इसके बाद प्रिंस भी उनके यहाँ आने लगा। प्रिंस नहीं चाहता था कि नेहा मॉडलिंग करे, इसलिए बार बार उसे मुंबई से दिल्ली लौटने के लिए कहता था। वह चाहता था कि नेहा उसके घर पर ही रहे, लेकिन अपने करियर को देखते हुए नेहा ऐसा करने को तैयार नहीं थी। एक दिन नेहा ने प्रिंस के फोन की मेमोरी खंगाली तो उसमें कई मैसेज मिले जो लड़कियों या महिलाओं ने भेजे थे। नेहा ने प्रिंस से पूछा तो उसने कहा कि वह सिर्फ उसकी दोस्त हैं, लेकिन नेहा को शक हो गया कि प्रिंस के उनके साथ कुछ और ही रिश्ते होंगे। यानी नेहा के दिमाग में शक के कीड़े पैदा हो गए। प्रिंस ने खूब सफाई दी, लेकिन नेहा मानने वाली नहीं थी। प्रिंस 16 अप्रैल 2015 को नेहा के हरिनगर स्थित घर गया। वह 2 दिन वहीं रहा। 17 से 18 अप्रैल की रात को उसने नेहा के कमरे में शराब पी और खाना खाने के बाद सोने के लिए वहीं चला गया। उस दौरान प्रिंस ने नेहा से कहा कि वह कई बार कह चुका है कि नेहा मॉडलिंग छोड़ दे, लेकिन वह मान नहीं रही। नेहा ने जवाब में कहा कि वह बॉलीवुड में एंट्री पाने के लिए संघर्ष कर रही है और मुंबई में अपने करियर को स्थापित करना चाहती है। प्रिंस ने समझाया कि उसे यह सब पसंद नहीं है और फिल्मों में काम मिलना इतना आसान नहीं होता जितना नेहा सोच रही है। उसने कहा कि उसका खुद का काम ठीक ठाक चल रहा है और नेहा को छोड़कर उसके घर रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन नेहा अपने फैसले पर अड़ी रही और साफ कह दिया कि वह मॉडलिंग हरगिज नहीं छोड़ेगी। दोनों के बीच बात बढ़ गई और नेहा ने प्रिंस पर शक जताया कि मुंबई में रहने पर उसके कई लड़कियों से संबंध हैं
और यह भी उसके फैसले पर असर डाल रहा है। प्रिंस ने नेहा पर आरोप लगाया कि जैसे वह कह रही है वैसे ही उसके कई बॉयफ्रेंड भी हैं और वह उनके साथ मटर गश्ती करती होगी, इसलिए मुंबई नहीं छोड़ना चाहती। नेहा ने उसे झिड़कते हुए कहा कि वह ऐसी लड़की नहीं है जैसी प्रिंस सोच रहा है। तब प्रिंस गुस्से में पैंट से पिस्टल निकाल लाया और नेहा पर गोली चला दी। दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, तभी नेहा ने हिम्मत करके पिस्टल छीनने की कोशिश की। उस दिन ट्रिगर दब गया और गोली छत में जा लगी। कुछ ही पलों में नेहा के पेट से खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेड पर गिरकर बेहोश हो गई। प्रिंस ने गुस्से में अपनी पत्नी नेहा को गोली मार दी थी, लेकिन उसकी हालत देख वह खुद घबरा गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अपने सास ससुर को नेहा को गोली मारने वाली बात बता दी। पुलिस ने प्रिंस से पूछताछ के बाद उसके खिलाफ भादंवे की धारा 307 और 25, 27, 54, 59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और 21 अप्रैल 2015 को साकेत कोर्ट में पेश कर उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान प्रिंस की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल पिस्टल और एक जीवित कारतूस बरामद हुए। इसके बाद उसे 22 अप्रैल को महानगर दंडाधिकारी अशोक कुमार की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उधर एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती नेहा की हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों ने जैसे ही उसका इलाज शुरू किया, उन्हें पता चला कि उसका काफी खून बह चुका है। उसके शरीर में जो गोली फंसी हुई थी, उसे निकालने के लिए ऑपरेशन करना जरूरी था। ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों को 10 यूनिट खून चाहिए था। कुछ खून नेहा के घर वालों ने जुटा लिया, लेकिन अभी और खून की जरूरत थी। काफी कोशिश करने के बाद भी पूरा इंतजाम नहीं हो पाया, जिस वजह से सब लोग बहुत परेशान थे। 20 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल नेहा का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि खून की कमी के कारण नेहा का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। जब उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के लिए जितना खून चाहिए उतना मरीज के घर वाले नहीं जुटा पाए हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर ओम प्रकाश लेखवाल ने अपना खून देने की बात कह दी। खून की जांच कराने के बाद डॉक्टर ने उन्हें सुबह 10 बजे आने को कहा। ऑपरेशन के लिए अभी 2 से 3 यूनिट खून और चाहिए था, इसलिए थाने जाकर उन्होंने हेड कांस्टेबल विपिन, कांस्टेबल विनोद और गोपाल को भी ब्लड डोनेट करने के लिए मना लिया। वे अपने साथियों को लेकर अस्पताल जाने ही वाले थे कि तभी घर से एक दुखद खबर आ गई। सुबह करीब 9 बजे फोन पर उन्हें बताया गया कि हिसार में रहने वाली उनकी 68 साल की बड़ी बहन गंगा देवी का निधन हो गया है। अब उनके सामने बड़ी दुविधा थी कि पहले हिसार जाएं या अस्पताल में भर्ती नेहा की जान बचाने में मदद करें। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने इंसानियत को चुना और तीनों पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्होंने डॉक्टर को अपने परिवार में हुई इस दुखद घटना के बारे में भी बता दिया। डॉक्टरों ने उनसे पहले हिसार जाने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने पहले अपना और साथ आए पुलिसकर्मियों का खून डोनेट कराया। इसके बाद ही वे हिसार के लिए रवाना हुए। थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल के लिए यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने रक्तदान किया हो। 2012 में जब वह थाना बाड़ा हिंदूराव में तैनात थे, तब एक 12 साल की लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। उसे बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जब खून की जरूरत पड़ी तो ओम प्रकाश लेखवाल ने उसे भी अपना खून दिया था। पिछले साल 10 नवंबर को थाना ओखला में तैनात कांस्टेबल सतेंद्र की मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में सतेंद्र को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जब उसे खून की जरूरत पड़ी तो थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल खून देने के लिए अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन खून देने से पहले ही कांस्टेबल सतेंद्र की मौत हो गई। जहां दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से विभाग की बदनामी होती है, वहीं ओम प्रकाश लेखवाल जैसे अफसर अपने काम से लोगों का दिल जीत लेते हैं। खैर, डॉक्टर की टीम ने 20 अप्रैल को उसका ऑपरेशन किया और पेट से गोली निकाली। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी और 28 अप्रैल 2015 को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। इस हादसे के बाद नेहा मिश्रा बहुत डरी और सहमी हुई थी। जिस प्रिंस को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, उससे उसे ऐसा दर्द मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब पुलिस ने नेहा को प्रिंस की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया तो वह हैरान रह गई। शक, गुस्सा और अहंकार जब प्यार पर हावी हो जाते हैं तो रिश्ते नहीं बल्कि जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। जिंदगी में प्यार अधिकार नहीं, भरोसा और सम्मान मांगता है, वरना अंजाम बहुत खौफनाक होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है।
जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।